हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नासपीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नासपीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी बेबी, आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने? आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है।
ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियां सफाचट कर दी हैं। अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑल राइट। अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत आ! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। काव्या की सास भानुमति विधवा होती है। काव्या की हाल ही में भानुमति के बेटे राघव से शादी होती है। काव्या और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन काव्या और भानुमति दोनों ही पड़ोस की शीला की बेटी की शादी में जाते हैं। जहां से लौटने के बाद रात में भानुमति अपने पति की तस्वीर और अपनी शादी का एल्बम देख देख कर अकेले में बहुत रोती है। उसने बाकी का सामान भी निकाल रखा था। कितनी धूमधाम से की थी हमने शादी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब कुछ चला गया मेरे पास से जब से आप मुझे छोड़कर चले गए। ये साड़ी ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहनी थी। ये झुमके और हार ये आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिए थे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर बलवंत जी? आज शीला की बेटी की शादी देखकर हमारी शादी याद आ गई।
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बलवंत जी, बहुत बहुत याद आ रही है। काव्या कमरे के बाहर से अपनी सास को चुपके से देख रही होती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी कितनी दुखी है, कितनी अकेली है। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फिलहाल अभी इन्हें रोने देती हूँ। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। माता रानी, मेरी माँ जी के जीवन में फिर से खुशियां ला दो। मुझसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अगले दिन जब भानुमती मंदिर में जाती है, तभी वो गलती से एक आदमी से टकराती है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तब वो और कोई नहीं, भानुमती का कॉलेज का दोस्त अमिताभ होता है। अरे आप यहाँ कैसे? अमिताभ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर आप विदेश में नौकरी करने चले गए थे ना? हाँ भानु, लेकिन मैं अब अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आ गया। आज सुबह ही लैंड किया है मैंने इंडिया में। तुम समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई हो भानु। अमिताभ जी, आप तो इस उम्र में भी एकदम हैंडसम हीरो लग रहे हो। आपकी बीवी बच्चे वो लोग कहाँ हैं? नो भानु, मैंने शादी नहीं की है अब तक, तो बीवी बच्चों का सवाल ही नहीं। ये सुनकर भानुमती हैरान रह जाती है और फिर वो दोनों मंदिर में घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और भानुमती अमिताभ को अपने पति की मौत के बाद की जिंदगी का सफर सुनाती है, जिसे सुनकर अमिताभ की भी आंखें भर आती हैं और वो भानुमती के लिए लड्डू लाता है और उसे खिलाता है। इस लड्डू को खाओ। मुझे आज तक याद है कैसे तुमने मेरे टिफिन से लड्डू चुराए थे। भानु, तुम्हें देसी घी के लड्डू आज तक इतने ज्यादा पसंद हैं। दैट्स कमेंडेबल। बाय द वे, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो हम रोज मिला करेंगे, ओके? शर्माते हुए भानुमती अपनी पलकों को झुकाकर कहती है, जी, कल मैं आपके लिए आपका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाकर लाऊंगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और भानुमती अपने हाथों से अमिताभ को चॉकलेट केक खिलाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी फिल्म देखने तो कभी किसी शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी एक सुनसान सड़क के ढाबे पर। कितना अच्छा लग रहा है ना भानु, ये जलता हुआ बोनफायर, ये ठंड का मौसम, ये सर्द हवाएं, ये गर्मा गर्म कोयले पे पक रही खीर की महक, ये शांत जगह, ये ढाबा, ये रात, ये चांद और एक तुम। भानुमती शर्मा जाती है। क्या अमिताभ जी, आप भी ना। चलिए, देर हो रही है, अलाव पर हाथ सेकिए। मैं तब तक ढाबे वाले काका से पूछती हूँ कि इन्हें खीर पूरी बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भानुमती उठकर ढाबे के अंदर जाती है और अमिताभ बस उसे ही देखते रह जाता है और प्यार भरी आवाज से गाता है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। उफ, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना भानु, लेकिन मैं तुम्हें अपना हाली दिल कैसे बताऊं। भानुमती घर में ही अकेले मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश रहने लगती है, जिससे काव्या और राघव को थोड़ा शक होता है। काव्या, ये क्या हो गया है माँ को? फोन को देख देख कर बस स्माइल करती रहती है, और तो और अब ये फिल्मी गाना सुनने का भी बड़ा चस्का लग गया है इन्हें। रहने दो ना राघव, अब वो उदास और टेंस्ड रहती थी, तब भी हमसे उनका चेहरा देखा नहीं जाता था, तो अभी हमें उनके लिए खुश होना चाहिए ना। चलो, आज हमें नदी के पास जाकर पूजा भी करनी है, रात हो गई है ना। इत्तेफाक से उस नदी में रात के अंधेरे में कई दिए तैर रहे थे और जगमगा रहे थे, और वहां पर अमिताभ ने पहले से भानुमती को बुला रखा था।
क्योंकि आज वो नदी के पास ही भानुमति से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। घुटनों के बल बैठकर बाहों को फैलाकर अमिताभ भानुमति को प्रपोज करता है। भानु, मुझे नहीं पता कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे प्यार का जोग लग गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं भानु। मैं जानता हूं कि तुम एक विधवा हो, पर फिर भी मुझे अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी भानु? हाँ अमिताभ जी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन शादी कैसे? मैं एक विधवा औरत ही नहीं, विधवा सास हूँ, माँ हूँ, मेरा बेटा, मेरी बहू है। तभी काव्या और राघव भी उसी नदी के पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर सुन लेते हैं। भानुमति और अमिताभ भी राघव और काव्या को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पर आशिकी कर रही हो। दादी बनने की उम्र में आप शादी करने का ख्वाब सजा रही हो। लानत है आप पर। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी घर जाकर काव्या अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी काव्या, तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं राघव, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलना, डिवोर्स के वक्त। लेकिन हुआ क्या है काव्या? मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तभी काव्या रुक जाती है और पलटकर राघव को गुस्से से कहती है, क्यों? जब तुम्हारा यही हाल होगा तो सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। वो कितनी अकेली है, रोज रात को रोती है। राघव, हर किसी को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की, सहारे की जरूरत होती है। तुम भी बताओ, क्या तुम नहीं चाहते माँ जी मुस्कुराएं, खुश रहें? हाँ? काव्या की ये बातें सुनकर राघव की आंखें खुल जाती हैं। काव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पाया। पापा तो उन्हें कब के छोड़कर चले गए। उसके बाद से वो कितनी अकेली है, दुखी है, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। राघव फौरन भानुमति के पास जाकर माफी मांगता है और उसके और अमिताभ के गले लग जाता है और वो अमिताभ का हाथ भानुमति के हाथ में थमाते हुए कहता है, अमिताभ जी, आज से मेरी माँ आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब 2 पल के लिए काव्या मेरी नजरों से दूर जा रही थी, तब मैंने अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया। दुनिया, समाज चाहे जो भी बोले, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरे रोना धोना छोड़ो, क्योंकि अब होगी मेरी सास की शादी। ये थैंक यू बच्चों। और इस तरह विधवा सास भानुमति की शादी हो जाती है और वो अमिताभ के साथ खुशी से रहने लगती है। ईशानी की शादी विक्रम से हुई होती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही विक्रम की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद ईशानी विधवा बन जाती है और वो अपने मायके चली आती है वापस। मायके से ही जॉब पर जाना शुरू करती हैं। भाभी किंजल उसे रोज सुबह टिफिन पैक करके देती। ये लो ईशानी, टिफिन पूरा खत्म करके आना, और हाँ, आते समय ज्यादा लेट हो जाए तो अपने भैया को कॉल करके बुला लेना, लेकिन अकेले मत आना। थैंक यू किंजल भाभी, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। विक्रम के जाने के बाद भी आप रात रात भर मेरे साथ ही रहती थी। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह संभाला। थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाभी। बस अब सुबह सुबह रुलाओगी क्या? जाओ, हैव अ गुड डे। ईशानी जॉब पर जाती और इसी बीच उसकी मुलाकात लखन नाम के लड़के से होती है, जो दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन कुछ कमाता नहीं। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बेबी,
तुम कितने क्यूट लगते हो नाचते गाते हुए, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। स्वीटहार्ट, अपन सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि तुम अपना जान है, बोले तो जहान है। आई लव यू मेरी जान। ये लो तुम्हारे लिए गुलाब, अपन खुद बगीचे से तोड़ के लाया है। ये देखो खून भी निकला था। आ माय बेबी, सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना अब? वो अच्छी बात है। लखन घुटनों के बल बैठकर ईशानी को गुलाब देता है और इस तरह दोनों ही अपनी रोमांटिक डेट करते हैं। दोनों अब आए दिन थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट और कई जगह पर साथ में घूमने जाने लगते हैं। एक दिन एक कैफे में, लखन बेबी तुम कब काम शुरू करोगे? अगर ऐसे ही नल्ले रहे तो मेरे घर वाले मेरी तुमसे कभी शादी नहीं कराएंगे। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, मेरी शादी होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। स्वीटहार्ट, तुम टेंशन क्यों लेती हो फालतू का? अपन है ना, अपन सब ठीक कर देगा। बस थोड़ा सा टाइम दो अपन को। ये लो, तब तक ये कॉफी पियो। लखन ईशानी को कॉफी पिला रहा होता है कि तभी ईशानी देखती है कि उसका भाई ध्रुव भी उसी कैफे में है। ओ नो, ध्रुव भैया, और वो भी इसी कैफे में। अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना बेबी, तो आज तो भूकंप आ जाएगा। एक काम करो स्वीटहार्ट, तुम अपने मुंह पर अपना दुपट्टा ओढ़ लो और कट लो यहां से। ईशानी अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और वहां से चली जाती है। लखन और ईशानी के अफेयर के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ईशानी के बदले बदले व्यवहार से सभी को उस पर शक होने लगता है। वो रात में देर से घर आती है, फोन में देख देख कर मुस्कुराती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर जाती है तभी उसका फोन बजता है। अरे ये तो ईशानी का फोन है, लगता है गलती से भूल गई है। कह देती हूँ कि बाहर गई है। किंजल फोन कॉल रिसीव करती है, तभी लखन कहता है, जाने मन कहाँ हो तुम? अपन तो इधर तुम्हारे प्यार में देवदास बन गईला है। अपन को तुम्हारी बहुत याद सता रही है। घर पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना अपन दोनों के चक्कर के बारे में? किंजल ये सब सुनकर चौंक जाती है और वो फोन नीचे रख देती है। इसका मतलब ईशानी का अफेयर चल रहा है, और इस लड़के की भाषा को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गुंडा मवाली है। मैं क्या करूं? ध्रुव को ये बात बता देती हूँ, या नहीं? नहीं, पहले खुद सारी बात ठीक से कंफर्म कर लेती हूँ। लखन और ईशानी जब एक दूसरे को मिलते हैं तभी लखन ईशानी को फोन कॉल के बारे में बताता है। क्या? फोन कॉल उठाया तो था लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शायद नीचे गिर गया होगा और गलती से रिसीव हो गया होगा। चल, तो मामला फुल ऑन सेटेबल है। अच्छा शोना, तुम अपन को 50,000 रुपए दोगी क्या? वो अपन के भाई का ऑपरेशन करना है, हार्ट का, इसलिए। 50,000? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहां से? स्वीटहार्ट, आई लव यू ना। तुम तो मेरे जीने का जरिया हो, मेरी सांस हो। बाबू प्लीज प्लीज मदद कर दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। ईशानी अपनी सेविंग्स के गुल्लक फोड़कर उसमें से 50,000 रुपए लखन को देती है और लखन पैसे मिलते ही ईशानी को कस के झप्पी देता है। लखन यूं ही ईशानी से आए दिन पैसे मांगता ही रहता है और प्यार में अंधी ईशानी उसे पैसे देती ही रहती है। एक दिन, शोना चलो ना कहीं पर वेडिंग हनीमून पे चलते हैं, तुम और अपन दोनों धूम मचाएंगे। लेकिन बेबी हम यहाँ हमारे शहर में कितना डर डर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरी जगह तो 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा, बहुत रिस्की होगा। बाबू इश्क है तो रिस्क है। मुझे नहीं पता, हम मालदीव्स चल रहे हैं और तुम पैसे ला रही हो। कल मुझे 2 लाख दे देना और फिर मैं टिकट्स और बाकी का बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन बेबी मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये बेबी अभी कुछ नहीं सुनेगा। ईशानी बेचारी धर्म संकट में आकर अपने घर की तिजोरी से 2 लाख का बंडल चुपके से चुराती है और लखन को दे देती है, जिसके बाद से लखन एकदम से गायब हो जाता है। न फोन रिसीव करता है, ना ही कहीं मिलता है। ईशानी बहुत घबरा जाती है और सारी बात अपने घर वालों को रोते रोते बताती है। तभी वहां पुलिस आकर कहती है, वो निकम्मा नालायक लखन 420 चोर है। उसने ऐसे ही न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है।
और उनसे पैसे लूट कर चला गया है। ईशानी की माँ राजेश्वरी और पिता सहदेव उसे खूब डांटते हैं। मानती हूँ बहुत ही कम समय में चले गए दामाद जी, जिस वजह से तू अकेली पड़ गई। लेकिन ईशानी बिटिया, सही और गलत की समझ तो तुझे होनी ही चाहिए थी ना। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? हाँ, और नहीं तो क्या, 2 लाख गए हैं पूरे हमारे। मुझे तो सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जब मैंने वो फोन कॉल रिसीव किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ईशानी, हमें तेरी दूसरी शादी या अफेयर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बाकी पुराने ख्यालों वाली फैमिलीज की तरह नहीं है जो एक विधवा औरत को जूती की नोक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तूने जिस आदमी से प्यार किया वो कितना गलत था, इसका तुझे अंदाजा भी है? ईशानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी बेवकूफ थी मैं कहा और वो लोफर चोर कहा। छी, किस गंदे आदमी से प्यार किया था मैंने। लेकिन नहीं, अभी मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी अपने जीवन की। एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद लखन पुलिस के हवाले आ जाता है और उसके चुराए हुए पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ईशानी अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी एक अमीर घर के अच्छे लड़के के साथ शादी भी हो जाती है। विश्वनगर में 50 उम्र के मियां बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सोच, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती। भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीदकर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में?
बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है। उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता। बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना। हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की। ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद व्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं व्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे, ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है, और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप, इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है।
पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ ब्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो 5 भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है, और तुम 5 भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम 5 इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? 5 की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम 5 को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। हाँ। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी, रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी 5 ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम 5 को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी 5 ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख 5 ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो 5 जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं।
भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। हैं? क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हाँ? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कल मोही करम चली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहां जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। वीरनगर कहकर एक गांव में मुकुंद नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी स्वर्णा और छोटी बेटी पीहू और बेटे लक्ष्य के साथ रहता था। मुकुंद की एक छोटी सी बेकरी होती है जहां पर वो अपने हाथों से केक बेक करके बेचता था। केक्स के साथ साथ ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल, पेस्ट्री, पफ, मफिन, कपकेक और कई सारी बेकरी के खाद्य पदार्थ वो बनाकर बेचता। उसकी बेकरी गांव में बहुत मशहूर होती है। अरे मुकुंद भाई, मुझे 2 किलो नान खटाई के बिस्किट दे दो। मुझे पनीर पफ दे दो ना मुकुंद अंकल, वो भी 4, वो भी पार्सल, वो भी अभी के अभी, वो भी गर्मा गर्म। ओ हेलो मिस्टर, वो भी हटो ना, आप दूसरों को भी ऑर्डर देना है। मुकुंद अंकल, मुझे 5 क्रीम रोल्स पार्सल दे दीजिए प्लीज। अरे ठीक है, अभी देता हूँ मैं आपके ऑर्डर्स, बस मुझे 1 मिनट दीजिए।
मुकुंद के यहाँ के सारे फूड आइटम्स सभी को बेहद पसंद होते हैं, इसीलिए सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी गांव में मुकुंद का एक सौतेला भाई वनराज भी रहता था। वनराज का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो एक बड़े बंगले में अपनी बीवी मल्लिका और छोटे बेटे पीयूष के साथ रहता था, लेकिन उसे मुकुंद की सफलता से बहुत जलन महसूस होती थी। उस मुकुंद को मैं यूं तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। उससे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वनराज, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? हम तो महल में रह रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐशो आराम से, और वो उधर अपनी छोटी सी बेकरी चलाकर गुजारा कर रहा है। छोड़ दो ना उसे। वनराज किसी को नहीं छोड़ता, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। वनराज के सर पे मुकुंद को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। जिस रात गांव में मेला लगा होता है, उस रात वनराज अपने आदमियों को भेजकर रात के अंधेरे में पहले तो मुकुंद की बेकरी को आग लगवाता है और फिर उसके घर को भी। जब मुकुंद मेले से लौटकर अपने घर और बेकरी को जलते हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे घर और बेकरी को? मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जलकर राख हो गए। स्वर्णा, देखो ना क्या हो गया ये। जी, आप अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। पापा। चारों की जिंदगी में मानो दुखों का सैलाब आ जाता है और वो अब हर तरफ से बेघर हो चुके थे। दिसंबर की ठंड में चारों भी गांव की सर्द सड़कों पर यहाँ से वहाँ दर दर भटकते रहते हैं। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तो मानो कुल्फी जम गई। बस थोड़ी देर और बच्चों, अभी इस जंगल के रास्ते से कुछ सूखी लकड़ियों को बीनकर हम किसी जगह अलाव जलाकर रुक जाएंगे। स्वर्ण और मुकुंद दोनों जंगल के इलाके से लकड़ियां बीनते हैं और फिर फुटपाथ पर बैठकर अलाव जलाने के लिए मुकुंद दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए टकराने की कोशिश करता है, लेकिन 15 मिनट तक उसमें से आग की चिंगारी तक नहीं निकलती। क्या हुआ जी, आग नहीं लग रही है क्या? नहीं स्वर्णा, चिंगारी ही नहीं निकल रही है पत्थरों से। कपकपाती हुई भयंकर ठंड में मुकुंद जाकर अपने बच्चों के लिए घास लाता है और उन पर घास डालकर उन्हें सुलाता है। बर्फीली हवाएं तेज होने लगती हैं। ठंड ने मानो अपना भीषण रूप ले लिया होता है। स्वर्णा, कल रात को हम कितनी खुशी से घर में मालपुए खा रहे थे, और आज देखो क्या से क्या हो गया। आज की रात गुजर जाए बस, लेकिन कल का क्या? कल का सूरज जब निकलेगा तब हम क्या करेंगे? कहाँ घूमेंगे अपने नन्हे बच्चों को लेकर? मुकुंद और स्वर्णा दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पीहू और लक्ष्य के ऊपर की घास हवा की वजह से उड़ जाती है और उन दोनों को भरपूर ठंड के कारण नींद नहीं आती और उन्हें बुखार आ जाता है। हे भगवान, दोनों बच्चों को, अरे संभालो भगवान, इन दोनों का बदन बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अब हम क्या करें मुकुंद जी? माँ, पापा। पीहू और लक्ष्य दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी मुकुंद को सामने एक खाली सब्जी का ठेला दिखता है, जहाँ पर एक रेहड़ी होती है और उस रेहड़ी पर कुछ कपड़े की गोनियां होती हैं। मुकुंद, पीहू और लक्ष्य उनको उस रेहड़ी पर सुलाता है और उन पर वो कपड़े की गोनी डालता है और फिर उस रेहड़ी को धक्का मारते हुए वो गांव के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाता है। इंजेक्शन लेने पर बच्चों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अगले दिन चारों एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखता है। पापा, मम्मी। बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं गांव के बाहर इस शहर के रास्ते पर आ गया। कल शाम से यहाँ हूँ, इस मंदिर में खेलते खेलते आ गया था मैं इस जगह पे। रात भर मैं अपने पापा मम्मी से अलग हूँ। अंकल आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो ना प्लीज। तुम घबराओ मत बेटा,
हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, अब बस तुम हमें अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। वो छोटा बच्चा मुकुंद और स्वरा को अपने घर का पता बताता है और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि वो एक आलीशान से बंगले में रहता है। लेकिन वहां पर मुकुंद और स्वरा वनराज और मल्लिका को देखकर हैरान रह जाते हैं और वनराज भी मुकुंद को देखकर भौचक्का रह जाता है। पापा पापा, इन अंकल आंटी ने ही मुझे वहां से बचाकर यहाँ लाया है। हाँ। वनराज, तुम? मुकुंद, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पापा? वनराज को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मुकुंद के सामने जाकर भावुक आंखों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और सारा सच बताता है। क्या इसका मतलब मेरे घर को और बेकरी को तुमने ही जलाया वनराज? मुझे माफ कर दो मुकुंद, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास वापस ला दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, नफरत और जलन की आग में तुम्हारे घर और बेकरी के साथ साथ खुद को भी जला दिया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। भले ही हमारा रिश्ता सगा नहीं सौतेला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मुझे माफ कर दो मुकुंद। मुकुंद की भी आंखें भर आती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं मुकुंद, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज मैं इस नफरत की दीवार को हटा रहा हूं। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आज ये साबित हो गया कि रिश्ते चाहे सौतेले हो, सगे हो या खून के ना हो, पर असली रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, और दिल से ही निभाए जाते हैं। इसका मतलब पीयूष हमारा भाई हुआ। ये सुवर्णा, जब दोनों भाइयों में सुलह हो गई तो हम क्यों पीछे रहे? आओ गले लग जाओ। इस तरह सभी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों भाई मिलकर साथ में बड़ी बेकरी खोलते हैं और दोनों साथ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत तरक्की हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।